आज महेंद्र मिश्र जी होते और वो जो आज के समय में भोजपुरी के गाने बन रहे हैं, क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं उन्हीं से भोजपुरी गानों की हुई है, तो उनका क्या रिएक्शन उन गानों पर होता? और वो लोग यदि रहते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। आप वैसे प्रोफेशनली गाते हैं या फिर मतलब नहीं, प्रोफेशनली तो मैं नहीं गाता। पर्सनली ऐसे थोड़ा शौक के लिए शौक है आपको? वगैरह के लिए कभी कुछ घर में हो गया वैसे। महेंद्र मिश्र जी के बारे में काफ़ी सारी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है। क्या आपको लगता है कि उनके जीवन का सबसे कठिन दौर रहा होगा? उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था 1910 का, जब वो तो 1920-22 के जब उम्र में थे तभी वे क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए। जेल में भी काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने वक्त बिताया है, और आपने ये भी बताया था कि मतलब जब आप पैदा हुए तो आपकी जो दादी हैं उनकी वाइफ वो जिंदा थी। जेल में जाने का उनका जो उम्र है, देखिए उनका एक्चुअल जो उम्र है वो 1965 है, और वो जेल में कब गए? 1924 में। ठीक है, तो लगभग वो 58-59 साल का उनका उम्र था। अच्छा, उनके अगर कोई ऐसे मैं कोई 3 गीत पूछूं या फिर 1 या 2 जो भी आपको ठीक लगे, जो आज के युवाओं को सुनना चाहिए, जो उन्हें प्रेरित करे, ऐसे कोई गीत आप बता सकते हैं? उनका ऐसा कोई भी गीत नहीं है जो सुनने लायक नहीं हो, और उन्होंने वियोग के लिए, प्रेम के लिए, भक्ति के लिए हर चीज़ में लिखा है उन्होंने। आज़ादी की लड़ाई में भी पूरा हाथ उन्होंने बटाया है, और क्या क्या उनकी कलाएं थी उनके पास? वो तो बचपन से ही पहलवानी में, घुड़सवारी में उनका मतलब शौक था, तो पहलवानी में नंबर 1 के पहलवान थे। अगर स्कूलों में कोई ऐसा चैप्टर ऐड कर दिया जाए उनके लाइफ? उनका नाम लिए तो मेरे ख्याल से 7वीं-8वीं क्लास में एक पूर्वी करके किताब सीबीएसई ने डाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। भोजपुरी की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं, संस्कृति और विरासत की पहचान है। और जब भोजपुरी साहित्य और लोकगीतों की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले सामने आता है, पूरबिया सम्राट यानी कि पंडित महेंद्र मिश्र जी का। उनके गीत आज भी लोगों की जुबान पर है, लेकिन उनकी जिंदगी के कई ऐसे पहलू हैं जिनसे नई पीढ़ी अब भी अनजान है। आज हमारे साथ मौजूद है महेंद्र मिश्र जी के परपौत्र विनय कुमार मिश्र जी, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने न सिर्फ अपने पूर्वज की विरासत को करीब से देखा है, बल्कि उस विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम वो कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप बचपन में थे, उनके बारे में आपने काफ़ी सारी बातें सुनी होंगी, तो क्या ऐसे किस्से हैं जो आपको आज तक याद है, और किन बातों को सुनकर आपको बहुत गर्व महसूस हुआ? दादाजी के विषय में बहुत सारी बातें, जैसे दादी जीवित थी और उनके छोटे भाई जीवित थे, गोरखनाथ मिश्र जी थे, बटेश्वर मिश्र जी थे, और गांव के बहुत सारे लोग जिनको उनके दर्शन का लाभ मिला था, जो उनके साथ रहे थे, उन लोगों से काफ़ी सारी जानकारी मिली थी। बाबा बहुत ही हृदय के दयालु आदमी थे। उस समय की जो संस्कृति थी भारत में, तो गरीबी बहुत थी और उनमें दया भाव बहुत था, तो उनके जितने मित्र थे वो गरीब लोग थे। ठीक है, और उस ढंग से उन्होंने अपने देश के लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए उन्होंने जितना हो सकता था उतना बढ़ चढ़ के काम किया। और आज की जो पीढ़ी है उनको उनसे सीखना चाहिए, समझना चाहिए, और आपके माध्यम से उनके जीवन की जो भी अनछुए पहलू हैं वो लोगों तक पहुँचे, लोगों से मार्गदर्शन लें, सीखें, समझें। आपने अभी हम बात कर रहे थे तो मैंने आपसे ये बात भी जानने की कोशिश की थी कि जिस तरीके से उन्होंने भोजपुरी में बहुत अच्छा योगदान दिया है, कहीं ना कहीं शुरुआत जैसे कि उनके गीतों से हुई थी, तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने ये क्यों नहीं, मतलब आपका मन करा ऐसा गीत गाने का कभी, या फिर कुछ ऐसा, क्योंकि आपने बताया कि आप जो है इस फील्ड में नहीं हैं? आप इस फील्ड में नहीं है। देखिए, दादाजी तो देश के लिए करके गए, और उन्होंने जो थाती, उनकी जो थाती हम लोगों के पास है, उसका कोई कीमत नहीं है। फिर भी हम लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उसके लिए हम लोग पढ़ाई लिखाई करके कि भाई कहीं अपना जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए, परिवार चले। परिवार चलाना भी समस्या था, तो फिर हम लोग इस फील्ड में आए। फिर मेरे बच्चे हुए, हमारी बड़ी बिटिया है, उसको भी गाने का शौक़ है, वो गाती है, और हमको लगता है कि बहुत जल्द ही वो सबके सामने आएगी। उसका अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। हाँ। तो आप वैसे प्रोफेशनली गाते हैं या फिर मतलब? नहीं, प्रोफेशनली तो मैं नहीं गाता। पर्सनली ऐसे थोड़ा शौक के लिए शौक है आपको? वगैरह के लिए कभी कुछ घर में हो गया वैसे।
इसके अलावा अगर उनकी ज़िंदगी का कुछ ऐसा आप किस्सा हमें बता पाएँ जो कि किसी को ना पता हो, कहीं भी गूगल या इंटरनेट पे कहीं मौजूद ना हो, तो कुछ ऐसा किस्सा आप हमारे साथ शेयर कर पाएँ? किस्से तो बहुत सारे हैं। कोई ऐसा किस्सा जिसे आपको प्रभावित जिसने किया हो काफ़ी ज़्यादा? प्रभावित किया है कि देखिए 1917 में जब पहला विश्व युद्ध अपनी चरम पे था, उस समय अकाल पड़ा था। वो अकाल वाली बात तो ऐसा नहीं है कोई गूगल पे या कहीं देख के समझ सकता है, बहुत था। और गरीबी तो थी ही बिहार में, भारत में सब जगह। तो चूँकि वो ज़मींदार भी थे, तो अपने आसपास के, अपनी ज़मींदारी के अलावा अपने आसपास के ज़मींदारों को बुलाए वो कि भाई अपने असामियों की देखभाल हम लोग कैसे करेंगे। सब ने हाथ खड़े कर दिए। उसमें बहुत झगड़ा वगैरह भी हुआ, केस भी दर्ज हुआ, मुकदमा भी चला। फिर वो कहीं से कलकत्ता गए, कहाँ गए, कहीं से 90,000 गिन्नी लाए और 90,000 गिन्नी उन्होंने पूरे इलाके में बांटी। इलाके में बांट करके भूख से लोगों की जान बचाई और ये कहते हुए कि अब फसल तो हुई नहीं, फसल तो 6 महीने के बाद होगी। इस 6 महीने में यदि किसी को कुछ ज़रूरत पड़ जाए, फिर भी ये गिन्नी से काम नहीं चले, तो हमारा दरवाज़ा खुला है, हम सब के लिए तैयार हैं। मतलब जिस तरीके से आपने बताया, बहुत ही दयालु व्यक्ति वो थे। ये भी आप हमें बता सकते हैं कि उनके जीवन में, क्योंकि इंटरनेट की अगर हम बात करें, महेंद्र मिश्र जी के बारे में काफ़ी सारी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है, लेकिन कई ऐसी बातें होती हैं जो इंटरनेट पर भी नहीं अवेलेबल होती। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि अगर हम देखें इंटरनेट को, तो ज़्यादातर ऐसी ही चीज़ें अवेलेबल होती है जो अच्छा हो, ज़िंदगी के अच्छे पहलू सब मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि उनके जीवन का सबसे कठिन दौर रहा होगा? उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था 1910 का, जब वो तो 1920-22 के जब उम्र में थे, तभी वे क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए थे। लेकिन अब क्रांतिकारियों के सामने समस्या थी कि देखिए कोई भी चीज़, कोई भी काम हम करते हैं, मान लीजिए हम आपके तक यहाँ पहुँचे हैं, आए हैं, तो हम किसी साधन से आए हैं, साधन में पैसे खर्च हुए हैं, तो हर काम करने में पैसे लगते हैं। तो क्रांतिकारियों के पास पैसे का अभाव था, तो इसलिए बड़े बड़े लोगों के यहाँ डाके डालना, जो राजे रजवाड़े के यहाँ, उनसे ठगी करना, उनको ब्लैकमेल करना या सरकारी खजाने को लूटना, ऐसा करके वो लोग क्रांतिकारियों की सेवा कर रहे थे। लेकिन उनके क्रांतिकारी गुरु थे अभयानंद जी। तो गुरु जी से उन्होंने सलाह किया कि हम लोग जो ये काम कर रहे हैं, अब मेरा मन नहीं कर रहा है। जो गुरिल्ला युद्ध के भी सचेतक थे, ठीक है, काफ़ी उन्होंने उसमें किया, तो हम क्यों नहीं कुछ एक ऐसा अद्भुत काम करें जिससे हमें ये चोरी डकैती नहीं करना पड़े क्रांतिकारियों के लिए। हमें तो कुछ भी करके सरकार को क्षति पहुंचाना है ना, ठीक है। तो बोले क्या करें, तो क्यों नहीं हम लोग नोट छाप लेते हैं। तो बोले कि नोट कैसे छापेंगे। बोले कि गुरुजी आप हमें आज्ञा करो, आप आज्ञा करो, मैं सारी व्यवस्था, हमें 10 दिन का समय दो, मैं कर लूँगा। उस 10 दिन में उन्होंने 5, 10 और 100 के नोट के ब्लॉक तैयार किए और जितने ढालुआ सिक्के चलते थे उसके लिए जो भी व्यवस्था था उन्होंने वो तैयार किया और गुरुजी को नोट ला करके दिया कि देखिए हमने ये छापी, कैसा रहेगा। उस समय से 1910 से इन लोगों ने नोट छापो आंदोलन एक शुरू किया। अब नोट छापो आंदोलन करके आप खोजेंगे तो कहीं मिलेगा नहीं, नेट पर कहीं भी नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं कि अपने तो शुरू किए ही, उसके बाद से उसकी ट्रेनिंग उन्होंने एक बहुत बड़ा दल तैयार किया क्रांतिकारियों का, जो नोट छापने का काम करेगा। कुछ लोग नोट छापेंगे, कुछ लोग सिक्के बनाएंगे, कुछ लोग नोट चलाएंगे, कुछ लोग सिक्के चलाएंगे। और नोट जो है, क्रांतिकारियों को जो नोट जाते थे वो नोट जो है चला करके जो असली नोट में तब्दील करके जो नोट आते थे वो जाते थे। अच्छा, उनके साथ ऐसा कोई धर्म का भेदभाव नहीं था। हमारे गांव के एक अली हसन मियाँ जी थे, उनके घर पे छापे हुए नोट रखे जाते थे और जो ओरिजिनल तब्दील होकर के आते थे वो भी उनके घर पे रहते थे और सारा बांटने का काम वहीं से होता था। क्योंकि वो किसी की निगाह में नहीं आए, बहुत गुप्त रूप से मतलब उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। और विगत दिनों हमें कुछ पढ़ने को मौका मिला, जैसे आज पेपर है, सर्च लाइट है, वो और भी कई पेपर्स हैं जो प्रधानमंत्री लाइब्रेरी है ना, प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी, उसमें पढ़ा हुआ है। तो उसका मैंने अध्ययन किया तो ज़बरदस्त तरीके से नोट छापने वाले गिरोह के पीछे सरकार पड़ी हुई थी, बहुत लोगों की गिरफ्तारी हुई और ऐसा कोई जगह नहीं है हिंदुस्तान का जहाँ पे नोट नहीं चला और जहाँ से लोग पकड़े नहीं गए। फिर भी ये लोग 1910 से शुरू करके और
हमने अभी तक 1940 तक तो देखा है, अभी तक तो बराबर न्यूज़ में आ रहा है वो। हाँ, न्यूज़ थोड़ा सा कम हुआ था 1924 में जब इनकी गिरफ्तारी हुई, तब जा कर के नोट छापने वाला काम थोड़ा सा रुका था और इसमें क्रांतिकारी लोग थोड़ा सा घबरा गए, और घबराने का वजह था कि इन लोगों ने काकोरी कांड कर दिया। काकोरी कांड धन के लिए हुआ था, अब तो पैसे छपने बंद हो गए क्योंकि संचार का साधन नहीं था ना, लेकिन व्यवस्था तो इन्होंने कर दिया था। लेकिन काकोरी कांड में लोग फंस गए, फिर जेल में लोग गए थे मिलने के लिए इनसे, फिर उन्होंने इस जेल से ही संचालन करते थे, ठीक है। उसके बाद से फिर कोई वैसी लूटपाट की कोई घटना दोबारा नहीं हुई। हाँ, नोट छापने वाले, सिक्के चलाने वाले लोग बीच बीच में पकड़े जाते थे, लेकिन ये काम कभी रुका नहीं, आबाद गति से चलता रहा। जैसे कि आपने बताया कि वो जेल में भी काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने वक्त बिताया है, और आपने ये भी बताया था कि मतलब जब आप पैदा हुए तो आपकी जो दादी हैं उनकी वाइफ वो ज़िंदा थी, तो उन्होंने कुछ किस्सा बताया है कि किस तरीके से जेल में जब वो जाते थे या फिर रिश्ता उनका कैसा हुआ? क्योंकि मैंने कई किस्से ऐसे सुने हैं स्वतंत्रता टाइम के कि ज़्यादातर रिश्ते जेल में हो जाया करते थे और फिर शादी तय हो जाती थी, ऐसा कुछ आपको सुनने में मिला हो? नहीं नहीं, वो जब जेल में गए थे, जेल में जाने का उनका जो उम्र है, देखिए उनका एक्चुअल जो उम्र है वो 1965 है, और वो जेल में कब गए? 1924 में, ठीक है। तो लगभग वो 58-59 साल का उनका उम्र था। तो जेल का बहुत रोचक किस्सा है उनका। जब वो उनको छपरा जेल से, जब छपरा जेल में ही थे, तो उनको केसरबाई ने केसरबाई बहुत बड़ी नर्तकी थी बनारस की, तो केसरबाई ने अपनी एक शिष्या को भेजा, इसलिए कि रामनगर के राजा के यहाँ बराबर कंपटीशन चलता था, ठीक है, कि तो उसमें वो नर्तकी हमेशा सेकंड थर्ड फोर्थ आती थी। तो बोले कि अब तुम मेरे गुरुजी के पास जाओ, वही कुछ करेंगे। गई तो पता चला कि 2 दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हुई है इस केस में, ऐसे हो। फिर मिलने के लिए गई, बाबा मिले, बोले कि मैं तो अब कैसे तुम्हें सिखा पाऊँगा, तो रोने लगी। तो बोले ठीक है रो मत। पूरे उन्होंने जेलर को बुलाया, एक पीछे एक सेठ रहते थे, उनका जेल के पीछे घर था, उसी घर पे व्यवस्था की, और जेलर के रूम से उनका जो ऑफिस था, उस ऑफिस से सामने दिखाई देता था वो खिड़की से, और वहाँ से उन्होंने उस नर्तकी को ट्रेनिंग दिया। 15 दिन का ट्रेनिंग हुआ उसका, फिर गई, फिर जाकर के वहाँ प्रथम आ गई। यानी जेल से ही कला बांटी एक तरीके से। उसके बाद जब वो बक्सर जेल उनका ट्रांसफ़र हुआ, तो उन्होंने जेलर को बुलाया, बोले कि भाई मैं पहलवान आदमी हूँ, मेरे खाने पीने की व्यवस्था और कुछ लिखता पढ़ता भी हूँ, तो मेरे लिए वो पेन वगैरह, उसमें होल्डर चलते थे, वो होल्डर चाहिए और अच्छे कागज़ चाहिए। तो बोला कि भाई आप बहुत सातिर और षड्यंत्रकारी रहे हैं, आपके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जो जेल में खाना सबके लिए मिलता है वो आपके लिए मिलेगा, और मैं जा रहा हूँ छुट्टी, मैं अब 1 महीने के बाद आऊँगा, फिर बात करूँगा। थोड़ा उसका बात करने का तहजीब ठीक नहीं था। बाबा बोले कि यदि मेरी व्यवस्था करके तुम नहीं जाओगे तो तुम वापस नहीं लौटोगे। तो उसको लगा कि धमकी दे रहे हैं। बोले कि आप हमें धमकी दे रहे हो, क्या करोगे आप? बोले कि नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, आप हमारी बात नहीं समझ रहे हो। वो जेलर दूसरे दिन अपने पूरे परिवार के साथ जैसे गंगा नदी पार कर रहा था, उसकी नाव डूब गई और पूरा परिवार मतलब गंगा नदी में समा गया। एक जो मल्लाह था वो बच गया, वो निर्दोष था। फिर एक जुगेश्वर सहाय थे, छपरा के ही थे, उनकी जेलर में वहाँ उनको भेजा गया, जेलर बने। तो पहले ही दिन वो अपने लोगों से बोले कि भाई मिश्र जी यही हैं, मुझे उनसे मिलना है। जाकर के लोग बताए, बोले कि हाँ मिलना तो ज़रूरी है। फिर इस जो 15-20 दिन के बीच में उनके भोजन की व्यवस्था कैदी ही कर देते थे, अच्छे भोजन वगैरह का कहीं कोई दिक्कत नहीं, और रामायण कथा, कृष्ण कथा, ये सब प्रवचन, ये सब चल रहा था। लेकिन कुछ काम आ गया उनको अर्जेंट, वो मिलने के लिए नहीं आए। तो लोग बोले कि बाबा मिलने के लिए बोले थे, आए नहीं? बोले कि नहीं आएगा, वो आज रात को आएगा। रात्रि में वो बैठ करके करीब 2 बज रहा था, 2 बजे वो एक गीत गाए, आधी आधी रतिया के बोले ले कोयलिया, भोजपुरी का गीत गाए वो। तो जेलर की पत्नी सुनी, बोले कि ये कौन गीत गा रहा है? तो बोले कि अरे महेंद्र मिश्र जी हैं। तो उस समय उनको लोग सारे लोग गुरु जी कहते थे, महाराज जी कहते थे। बोले कि महाराज जी गीत गा रहे हैं। बोले कौन है महाराज जी? फिर बताइए। अरे ये जेल में कैसे आए? उन्होंने कहानी बताई। बोले कि नहीं, मैं अभी मिलने जाऊँगी। बोले कि नहीं, कल चलना है, कल साथ में चलना। तो नहीं, मैं अभी जाऊँगी, आपको चलना है, चलो मैं तो जाऊँगी। अब जेलर की पत्नी वो चलती पीछे पीछे, जेलर साहब आए, तब तक वो गीत समाप्त हो गया।
और एक भैरवी गाय कि धनुहिया कैसे उठावेंगे राम, अति सुकुमार कुमार अवध के, शोभा के सुखधाम, धनुहिया कैसे उठावेंगे राम। अब आंख बंद करके गा रहे थे पीपल के पेड़ के नीचे, और जैसे भैरवी खत्म हुई, सामने देखें कि जेलर उनकी पत्नी, और जेलर की पत्नी अपना हाथ में आचरा लिए हुए पैर पर पड़ गई। तो बाबा से बातें बोले कि बताओ बच्चा, तो बोले कि आपका जगह है यहाँ नहीं, आप हमारे घर पे चलो। अब वो लोग लेके उनके घर पर गया, और तब से जेल से निकलने के समय तक वो उनके घर पे ही रहे। अगर आज महेंद्र मिश्र जी होते और वो जो आज के समय में भोजपुरी के गाने बन रहे हैं, क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं उन्हीं से भोजपुरी गानों की हुई है, तो उनका क्या रिएक्शन उन गानों पर होता? क्या लगता है कि मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के गाने कहाँ जा रहे हैं? और वो लोग यदि रहते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। पहली बात, ऐसी नौबत ही नहीं आती। आज यदि राजेंद्र बाबू रहते, लाल बहादुर शास्त्री जी रहते, ठीक है, पहले के लोग रहते, तो ये स्थिति नहीं आती। अभी स्थिति आई है तो संभालने, जैसी स्थिति खराब हुई थी तो संभालने वाले आ गए तो संभाल रहे हैं। लेकिन अभी तक जैसे देश संभल रहा है वैसे भोजपुरी को संभालने वाले लोग नहीं हैं। अब मनोज तिवारी जी ने उसकी शुरुआत की है, तो हमें लगता है कि कुछ संभालेंगे। आप उनके परपोत्र हैं, आपको क्या लगता है कि आपके कंधों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके परपोत्र होने के नाते? मुझे ये जिम्मेदारी है कि उनके जो गीत हैं, उनके संगीत है, उनके जो विचार हैं और उनका जो भी कृतित्व है वो जग जाहिर हो, सबके सामने आए और लोग उससे सीखे, समझे, ग्रहण करें, आगे बढ़े। अच्छा, उनके अगर कोई ऐसे मैं कोई 3 गीत पूछूं या फिर 1 या 2 जो भी आपको ठीक लगे, जो आज के युवाओं को सुनना चाहिए, जो उन्हें प्रेरित करे, ऐसे कोई गीत आप बता सकते हैं? गीत तो उनके बहुत सारे हैं, गीत तो उनके बहुत सारे हैं, लेकिन उनके जितने भी गीत हैं वो सभी सुनने लायक हैं। उनका ऐसा कोई भी गीत नहीं है जो सुनने लायक नहीं हो। और उन्होंने वियोग के लिए, प्रेम के लिए, भक्ति के लिए हर चीज़ में लिखा है। उन्होंने हर चीज़ पर लिखा है। जैसे एक है अंजनी ललनवा अजबे लाल बदनवा बजरंगी हो कबल बसुधिया हमार। एक आपका गीत है 1963 में एक फिल्म बनी थी मुझे जीने दो, उसमें मेरे ख्याल से ये संजय दत्त जी का है शायद। तो उसमें गाना है नदी नारे न जाऊं से हम पहिया पढ़ूं, वो गाने भी उन्हीं के हैं। 1943 में नरगिस की पहली फिल्म थी तकदीर, जिसके डायरेक्टर थे महबूब खान, बहुत फेमस डायरेक्टर है, आज भी उनका नाम है। तो उन्होंने इस फिल्म के लिए नरगिस को चुना। तो नरगिस की माँ थी जद्दन बाई जी। उनका ये कहना था कि ये महेंद्र मिश्र जी की ठुमरी है और ये हमारे बनारस में कोठों पर काफ़ी फेमस है। बाबू दरोगा जी कौने कसूरवा धैले सैया मोर। यदि इस गीत को आप शामिल करेंगे और हमारी बेटी पर फिल्माएंगे तब हमारी बेटी काम करेगी। बोले कि हमारा तो सिचुएशन वगैरह सब कुछ तैयार है, बहुत दिक्कत होगी। बोले कि ठीक है, तो नहीं काम करेगी। तो उस गीत को उन्हें लेना पड़ा, और इस गीत का लेने का नतीजा हुआ कि मुंबई से लेकर के लाहौर तक उस गीत ने धमाल मचा दिया। और उसके बाद से जद्दन बाई जी ने भोजपुरी फिल्मों में काम करना शुरू किया कि भोजपुरी फिल्म करेंगे। हालांकि ये सपना उनका पूरा नहीं हुआ, बाद के लोगों ने शुरू किया, लेकिन भोजपुरी फिल्मों में काम करने के लिए जद्दन बाई से ही लोगों ने प्रेरणा ली। और उनका आपका कोई फेवरेट गाना, उनका जो आपका पर्सनल फेवरेट और आपको हर बार सुनने का मन करता हो? नहीं, पर्सनल तो सारे गीत अच्छे लगते हैं उनके, ऐसा कुछ नहीं है कभी कोई गीत आगे आदमी गुनगुना रहा है क्योंकि हाँ सारे गीत उनके हैं। ऐसा कोई एक, उनके जितने गीत हैं ना सभी सुपरहिट गाने हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कम है। शादी ब्याह का गीत हो, भजन का गीत हो, या उनके जो ठुमरी हो, ठुमरी के भी वो बेताज बादशाह थे। ठुमरी का देखिए, ठुमरी में पहले पंजाबी शैली और पूर्विया शैली, पंजाबी शैली और पहाड़ी शैली थी। बाद में इन्होंने पूर्विया शैली को स्थापित किया उसमें, ठुमरी में। और सोहर को भी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में उनका योगदान है। सोहर पहले इतना राष्ट्रीय स्तर पर नहीं था, सोहर को भी उन्होंने राष्ट्रीयता दी। और आपको एक और बता दूं कि ये इटली के थे मुसोलिनी को अनिद्रा की बीमारी थी, हाँ, नींद नहीं आती थी उनको। तो उस समय पंडित ओंकार नाथ ठाकुर रोम गए हुए थे। तो किसी ने बताया उसको कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ऐसी ताकत है कि यदि आप उसका सेवन करें तो आपकी अनिद्रा ठीक हो सकती है। तो पता चला कि ये ओंकार नाथ जी हैं वहाँ पर। ओंकार नाथ जी
को बुलाया उसने, मिले, और 1 महीना उन्होंने पूर्वी का गायन उनको सुनाया और उससे उनकी अनिद्रा की बीमारी ठीक हो गई। ये है पूर्वी की ताकत। ये बात सुनकर तो आपको खुद भी मतलब बहुत प्राउड फील होता होगा कि मतलब परिवार में जब उनसे रिलेटेड कोई बात होती है तो फिर क्या बातें होती है उनसे रिलेटेड, क्या क्या किससे आपको और नए नए सुनने को मिलते हैं? सारे सुनने को मिलते हैं। अब जैसे 1943 में दूसरा विश्व युद्ध था, ठीक है। उस समय जर्मनी में हिटलर थे, उनका एक सेनापति था बर्नार्ड क्रूगर। तो बर्नार्ड क्रूगर को ये वहाँ से पता चला लंदन से कि 1924 में एक भारतीय पकड़ा गया था। वो उन्होंने अंग्रेज़ों का नोट छापा ये वैसे करके। हालांकि हम लोगों के घर में है कि एक विदेशी आया तो था 41-42 में, ठीक है, लेकिन उस समय दादी नहीं, दादी बताती थी कि कोई बाहर का विदेशी आदमी कोई आया था। अब लग रहा है कि हो सकता है वो आया हो या जर्मनी से और कोई आया था। कौन आया था थोड़ा सा हम लोग उसमें नहीं है। तो इन्हीं की मतलब इस प्रेरणा ले करके और बर्नार्ड क्रूगर ने ब्रिटेन को हराने के लिए दूसरे विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी सारे नोट छापे और जर्मनी ब्रिटेन के हाथ नहीं लगा। तो मतलब अपरोक्ष रूप से दूसरे विश्व युद्ध में भी इनका रहा हाथ। मतलब एक तरीके से हम देखें तो वो गाने भी गाते थे, फिर आज़ादी की लड़ाई में भी पूरा हाथ उन्होंने बटाया है, और क्या क्या उनकी कलाएं थी उनके पास? वो तो बचपन से ही पहलवानी में, घुड़सवारी में उनका मतलब शौक था। तो पहलवानी में नंबर 1 के पहलवान थे। हाँ, तो धोबिया पाट और एक कौन था वो, 2 तरह का उनका था दाव, उसे किसी को पटक देते थे। वो 16-17 साल की उम्र में जब वो थे, उनके पिताजी उस समय गांव में नहीं थे, कहीं गए हुए थे, तो एक बहुत बड़ा पहलवान आया था, उसका उम्र 24-25 साल का था। अब कोई लड़ने को तैयार नहीं और सब जगह से विजय पत्र लेकर के आ रहा था। हालांकि बाबा देखिए लिखे हैं इस पर, आप बोले तो याद है कि उन्होंने लिखा है कि राग किनो रंग कीनो संग वो कुसंग कीनो, चातुरी अनेक कीनो लायो हाथ चोली में, शास्त्र वो पुराण पढ़े भाषा सब देशन के, विजय पत्र लीनो जाके देश देश बोली में, महलो अटारी तैयारी बहु भातिन कीनो, ऐसे ही बितायो निशिवासरे ठिठोली में, द्विज महेंद्र घोरे रथ हस्तिन के पीठ चढ़े, अंत में चढ़ोगे 8 काठ के खटोले। ये सारा चीज़ किया हुआ है। तो राम उनके लिए सर्वोपरि थे। अब चूंकि बजरंगबली से उनको 9-10 साल की उम्र में ही दर्शन हो गया था, ठीक है। किस्सा आपने कहाँ सुना और आपको कैसे? दादी ने बताया था। अच्छा। दादी बोली कि वो पढ़ने कहाँ गए कभी, वो तो 9-10 साल की उम्र थे, गांव में गए थे और अखाड़े के पास बैठे थे और रोज जाते थे कुश्ती देखने के लिए, स्कूल जाते नहीं थे। तो उनकी जो दादी थी वो बोलती कि नहीं हमारा एक पोता है, उस समय वही अकेले थे, तो जुम जिम आता था करते थे और वहीं अखाड़े देखते थे और हनुमान जी के मंदिर के पास बैठते थे। तो एक दिन मंदिर में बैठे थे, इधर भजन चला था, आकर के बोले कि नहीं मुझे गाना है। बोले कि बच्चा 9-10 साल का क्या गाएगा, लेकिन जमींदार का लड़का है, कौन मना करेगा। तो हारमोनियम ले लिए और हारमोनियम जैसे लगा कि हारमोनियम की पहली बार हारमोनियम पकड़ रहे हैं और लग रहा है कि इतना हारमोनियम का जानकार कोई है ही नहीं, और गीत गाए अंजनी ललनवा अजबे लाल बदनवा बजरंगी हो कबल बसुदिया हमार, और वहीं से उनके संगीत की यात्रा शुरू होती है और पहलवानी की भी। अब वो 14-15 साल के थे और पहलवान आ गया, अब इनको भिड़ा दिया लोगों ने और इन्होंने पटक दिया उसको, पूरी वाहवाही हुई। अब वो लोग बोल रहे थे कि चिट हुआ। अब फिर अब एक आदमी 10 साल छोटा, 8 साल छोटा आदमी 8 साल बड़े से लड़ रहा है, उनको पछाड़ दिए। फिर लोग बोल रहा है कि नहीं ये चीटिंग हुई, दोबारा लड़ना होगा। अब लोग बोले कि अब दूसरी बार तो बच्चा पटका जाएगा, लेकिन दूसरी बार भी उनके इष्ट हनुमान जी थे, दूसरी बार भी हनुमान जी का नाम लेकर के उन्होंने उसको पटकनी दे दी। यानी कि काफ़ी टैलेंटेड थे, फिर चाहे वो गीत गाना हो, आज़ादी की लड़ाई हो, पहलवानी हो। अब देखिए उसी के बाद का एक रोचक गीत कहानी है उनका कि जैसे ये समाप्त हुआ था, अब थोड़ा सा गीत संगीत में रुचि था तो दूर दूर नाच देखने में चले जाते थे, पहले के लोग जाते थे। तो पता चला कि छपरा में कोई बड़े सेठ के यहाँ बहुत बड़ा नाच का आयोजन है, चले गए वहाँ। अब देखिए कि वहाँ पर लखनऊ से, बनारस से, इस सब जगह से, ग्वालियर से सारी नर्तकी पहुँची हैं और दूसरे पक्ष में बैठी हैं, बनारस है, मुजफ्फरपुर है, आरा है, भागलपुर है, इधर की। तो देख लिए, लेकिन 2 दिन चला था कार्यक्रम। तो पहले दिन इन लोगों की हार हो गई,
फिर दूसरे दिन उड़ा गए, पता नहीं कहाँ रहे, किसका एक रंगीला चाचा थे उनके साथ गए थे। फिर दूसरे दिन फिर शाम को जब संगीत कार्यक्रम शुरू होना था तो वो किसी तरह, सर तो जाना ना हुआ था उनका, लेकिन उस साइड में नहीं गए थे कभी। पहली बार कोठे पर चढ़े और जाकर के जो मालकिन थी उस इन लोगों की टीम की, उसे जाकर के मिले, बोले कि देखिए कल ऐसे ऐसे हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आप हमें साजिंदा घोषित कर दो। तो वो आई स्टेज पर आकर के उसने घोषित किया, लेकिन उससे पहले उसने पूछा कि तुम 15-16 साल के हो, तुमको क्या आता है? बोला कि जो गज़ल, दादरा, ठप्पा, निर्गुण जो आप चाहें गवा लो। तो गज़ल सुनाया दो उन्होंने। बोले कि ये गज़ल हमने सुना नहीं। बोले कि मेरा बनाया हुआ है, तकदीर की बिगड़ी हुई तदबीर क्या करे। बस आई, घोषित की और रात को 11 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ, सुबह 4 बजे तक चला और बनारस वाली जो टीम थी उनको पटकनी दे दिया उन्होंने। और छपरा और इधर के जो लोग, जो नर्तकियों का टीम था, इन लोगों ने उन्हें अपने कंधे पे उठाया, नोटों का माला पहना के पूरे शहर में घुमाया। फिर उसके बाद वो घर गए तो पता चला, पिताजी बोले कि भाई ये बिसाऊं की जमात में गाते फिरता है, बड़ी मार पड़ी। फिर वहाँ के एक मुख्तार थे, हलवंत साहब, उनको पता चला, उन्होंने अपने दूत भेज करके बुलाना चाहा, नहीं आए। फिर खुद गए जाकर के, चूँकि उनकी ज़मींदारी, उनका वो मुख्तार थे और छपरा, सिवान, गोपालगंज आज अलग अलग है, एक ही ज़िला था। तो ये तीनों जिला के ज़मींदार वही थे प्रमुख, तो उन्हीं के अंदर में हम लोगों की भी ज़मींदारी थी। तो फिर आए और इनको अपने साथ ले गए और अपने साथ उन्होंने रखा और वहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई। और उसमें लगता है कि संपूर्ण भारत का भ्रमण उन्होंने हलवंत साहब के साथ ही किया था, इसीलिए उनके सारे कोठे पे जान पहचान था। अगर मैं ये जानना चाहूँ, क्योंकि काफ़ी सारे टैलेंट आपने उनके गिनवाए कि वो काफ़ी चीज़ों में सक्षम थे, तो अभी आज अगर आप अपना, वैसे उन्हें गीत के लिए ज़्यादा याद किया जाता है कि भोजपुरी गीत को लेकर काफ़ी अच्छा उन्होंने करा है। वो तो इतने बड़े चित्रकार थे, कुछ रामायण वगैरह अच्छा, में भी बनाए चित्रकारी हैं, भी। हम मूर्तिकार भी थे। उनके हाथ के बनाए हुए अभी 2 शेर जो हैं, 2 शेर नहीं 4 शेर, तो छपरा जहाँ वे रहते थे, जहाँ पे उन्होंने अपना जो मंदिर बनाया, जहाँ पे उनका देहावसान हुआ, तो वहाँ पर 2 गेट हैं, दोनों पर 4 सिर लगे हुए हैं, उनके अपने हाथ के बनाए हुए हैं। बहुत अच्छे मूर्तिकार थे, बहुत अच्छे चित्रकार थे। और उसमें तो उनका कोई जवाब नहीं है। आयुर्वेद में, ज्योतिष में एक उन्होंने अपने ऊपर कविता लिखा है, हाँ, कि पढ़े 6 शास्त्र वो 18 पुराण देखे, वेदों को भी आदि से अंत तक छाना है। तीर्थ व्रत तप ध्यान योग ज्ञान स्नान संध्या बंदन तर्पण का भाव सब जाना है। पढ़े शिल्प विद्या और ज्योतिष को भली भांति, रमल का भी भेद विधि पूर्वक पहचाना है। वैदक के न्यारे न्यारे जाने हर एक अंग, नारी पहचाना और नस्तर का लगाना है। जानी है बनिज और व्यवहारन की रीत सब, खोटे और खरे का ज्ञान उड़ आना है। जाना है कैसे लिखे हैं, ढोलक झांझ सारंगी शहनाई सितार और तबूरे का बजाना है। जाना है बनाना रुपये और असरफी का, जाना है अनेक भांति कलों का घुमाना है। लास्ट में क्या लिखते हैं कि इतना जिन जाना तीन खाक भी न जाना, वो वही एक जाना जिन राम नाम जाना है। ये था उनका व्यक्तित्व, राम सर्वोपरि थे उनके। इस गीत के जरिए पूरा पता चल रहा है उन्हें क्या उन्होंने करा है। हाँ, क्या लोक छापने वो की बात, मतलब किन किन गुणों गुणों से से, वाकिफ थे, जी क्या बिल्कुल। गुण उनमें थे, उन्होंने पूरे बिल्कुल। कविता में, ये इस कविता को उन्होंने अपने रामायण में भी अंकित किया हुआ है। अगर मैं जानना चाहूँ तो आपने क्यों नहीं सोचा कि कभी आपको गीत गाने हैं या फिर गीत वाली उसमें जाना है? देखिए 87 तक तो हम लोगों को पता ही नहीं चला कि हमें क्या करना है। पिताजी भी, देखिए महेंद्र मिश्र जी अकेले थे और फिर उनके पिताजी की जो दूसरी शादी हुई उसे 4 संतानें थी, तो हम लोग तो अकेले ही रह गए। फिर उनके एक लड़के हुए हिकायत मिश्र जी, ठीक है, फिर उनके एक हुए मेरे पिताजी रामनाथ मिश्र जी, मैं भी एक हुआ, मेरा भी एक लड़का है आशुतोष, हालांकि बेटियां मेरी 2 हैं, अंकिता अंजलि। तो अब 87 में दादी एक्सपायर हो गई, ठीक है। अब हम लोगों को आर्थिक तंगी सताने लगी। तब तक पिताजी भी कहीं नौकरी नहीं की, अपना खेती बाड़ी, जब घर कैसे चल रहा है ये तो हिकायत मिश्र जी जानते थे या उनकी माँ जानती थी। उसके बाद हम लोग करीब 98 तक मान लीजिए हम लोग बहुत विषम परिस्थिति में रहे। इस बीच में हमने अपनी तैयारी की, परीक्षा की, पढ़ने लिखने की, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर 98 में मेरी जॉब लगी। 98 में जॉब लगने के बाद धीरे धीरे, और जॉब से कितना होता है, लेकिन थोड़ी हालात सुधरी और उसी समय से मैं फिर दादाजी के कार्यों को, इनके कार्यों को आगे बढ़ाना है, करना है, फिर मैंने किया। फिर 2003 में हमारे सांसद प्रभुनाथ सिंह जी, उनके सहयोग से
हमने जलालपुर में उनकी आदमकद प्रतिमा लगवाई। उस समय हमारे विधायक थे माननीय सिग्रीवाल जी, जो आज सांसद हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा और आज भी है। और उनके प्रयास से हम लोगों ने, उनका इतना प्रयास रहा सिग्रीवाल जी का कि आज बिहार सरकार ने उनकी जयंती को कैलेंडर में शामिल किया है। और इस साल जो प्रोग्राम हुआ तो सिग्रीवाल जी और हमारे जो माननीय सांसद हैं मनोज तिवारी जी, ये दोनों आदमी उस कार्यक्रम में थे और उस कार्यक्रम बहुत सफलता से पूर्ण हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं सरकार की तरफ से उनको सम्मान देने में आप संतुष्ट है उस बात से जो सरकार की तरफ से मिला? उन्होंने जो काम किया वो तो अद्वितीय काम था ना। अब देखिए जासूस गोपीचंद, कहीं भी जासूसी का नाम आता है तो हम लोग गोपीचंद को ही कोट करते हैं, ठीक है। गोपीचंद से बड़ा कोई जासूस नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ इस सदी में तो नहीं, 19वीं और 20वीं सदी में कोई और आगे हो भी नहीं सकता है। तो उस जासूस ने जब महेंद्र मिश्र जी को पकड़ा, गोपीचंद जासूस 3 साल हमारे घर पे रहा नौकर बनकर, सारे काम किए, मतलब घोड़े का लीद करना, हाथी का लीद करना, लोगों के कपड़े खींचना, खाना बनाना, सब कुछ किया, ठीक है। 3 साल खुफियागिरी करके उन्होंने पकड़वाया। तो लंदन टाइम्स ने शीर्षक लगाया था गोपीचंद एक्सेल्स स्कॉटलैंड यार्ड। अब गोपीचंद ने स्कॉटलैंड यार्ड को पीछे छोड़ दिया यदि जिस काम के लिए, उस काम का जो नेता था वो कैसा होगा? महेंद्र मिश्र जी कैसे होंगे? गोपीचंद का नाम इतना बड़ा हो गया, क्यों? क्योंकि उसने महेंद्र मिश्र जी को पकड़वाया था। तो महेंद्र मिश्र जी क्या थे? तो महेंद्र मिश्र जी के लिए जब चित्तरंजन दास जी उनका केस लड़ रहे थे कोलकाता हाई कोर्ट में, तो 5000 नर्तकियाँ पहुंची रंगून से लेकर के और लाहौर कराची तक, और सबका एक स्वर से डिमांड था कि हमारे गुरुजी को रिहा कीजिए, हम उनके वजन के बराबर सोने का असली आभूषण देते हैं और 100 का असली नोट भी देते हैं उनके वजन के बराबर। समझिए कि कितना आधा उनका पर्सनालिटी था। 6 फीट लंबे थे, अंगूठिया बाल और मतलब नफीस की धोती, मलमल का कुर्ता। वो आप गाना सुने हैं ना कि पान खाए सैया हमार, तो लोगों ने उसकी कॉपी कर ली उनके गाने को। ये उनका गाना है, महेंद्र मिश्र जी का लिखा हुआ गाना है, पान खाए सैया हमार, हाय हाय मलमल का कुर्ता। मलमल का कुर्ता पहनते थे, नफीस की धोती, पशमीने का साल, मुख में पान की गिलोरी, मोटा जो उनका था सोने का चिन्ह रहता था गर्दन में, क्योंकि वो क्रांतिकारियों से बिल्कुल अलग दिखना चाहते थे ताकि हमें कोई नहीं समझे कि मैं क्रांतिकारी हूँ। क्योंकि उनका जो काम था बहुत गुप्त तरीके से चलता था, ठीक है। और 8 उंगलियां में हीरे जड़ित अंगूठी पहनते थे, ये उनका था, ये पर्सनालिटी रखते थे वो, न कि कोई हमें मतलब देख के नहीं समझ पाए कि मेरा कुछ वैसा है सरकार के विरुद्ध। और दिन रात उन्हीं के साथ बैठना है, उनसे सूचनाएं लेनी है और अपना काम करना है। कलकत्ता में कई बार हुआ जब संगीत का कार्यक्रम चल रहा है और उधर डाका पड़ गया, मतलब पोस्ट ऑफिस लूट लिया लोगों ने। ये सोनाबाई जो थी, कलकत्ते की सोनाबाई, उनकी शिष्याओं में नंबर 1 वो भी थी। क्योंकि एक बार इन लोगों का प्लान बना था उसको लूटने का, पोस्ट ऑफिस लूटने का। हालांकि इस घटना को थोड़ा बहुत इंटरनेट पर मिल जाएगा, लेकिन पूरी कहानी नहीं मिलेगी, अधूरी बताते हैं लोग। तो ये लोग लूटने के लिए गए थे, तो ज्योतिष भी जानते थे। तो फिर ये ज्योतिष के हिसाब से बताया कि अभी यदि हम लोग इसको करते हैं तो हम लोग पकड़े जा सकते हैं, हम छोड़ देते हैं अभी। अब शाम का समय था, 8-9 बज रहा था रात। तो चले तो कुछ घुंघरी का आवाज़ सुनाई दिया, कहा तो सोनाबाई का। कौन है सोनाबाई? तो फिर उसमें से किसी जो 16-17 लोग थे बताया कि सोनाबाई का तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी नर्तकी है यहाँ की, इसका तो एक दिन मतलब कोई इसका कार्यक्रम लेता है अपने घर पे तो 1000 रुपये लेकर के जाती है। अच्छा, और फिर बताया लोगों ने, बोले कि ठीक है, तो इस पैसे हैं, कैसे जाइएगा? तो बोले कि हमें पैसे क्या जरूरत है, चलो। 2 आदमी को साथ में लिए गए, पनामा हो रहा तो उनका मैंने आपको बताया उस ढंग से रहते थे हमेशा। गए तो एक मसलन खाली था और एक कोई संगीत गा रही होगी, खत्म हुआ। दूसरा गीत उसका शुरू हुआ कि माया के नगरिया में लागल बा बजरिया सुहागिन सुना चीजवा बिकाला अनमोल। और ये गाना बाबा का ही था। वो बैठे, गाना जब खत्म हुआ तो सबसे नेक न्यौछार लेते हुए उनके पास आई, और चूँकि नए, उनको तो पहली बार देखा, तो बोले कि आपको मेरा गीत कैसा लगा? तो बोले कि देखो ये पूर्वी है, पूर्वी में रुकान ढलान उठान, इसका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है इसमें, तो थोड़ी सी बारीकी इसमें आप यदि सीख लो तो आपका कोई मुकाबला नहीं। अब सोनाबाई के सुर में दा कोई पहला आदमी मिला उसको निकालने वाला। तो बोले कि आप गा के बताओ हमें। तो बोले कि नहीं नहीं, हमें तो गाना नहीं आता है। अब वो अपने जिद पे अड़ गई। अब देखे कि यहाँ जगह ठीक नहीं है, तो तानपुरा बगल में रखा था, तानपुरा लिए, उनके सजिंदों को इशारे किए और अपनी पहली बार जीवन में अपने ही गीत को दोबारा गाए, पहली बार। उसका दोबारा गीत नहीं गा। अच्छा, अपना एक गीत गा लिया, उसके बाद नहीं? जैसे एक गीत आया गा लिए,
ठीक है, उसको दोबारा नहीं गाएंगे, लिख देंगे और दूसरे गाएंगे, अब उसे नहीं गाएंगे। गाए, महफिल स्तब्ध थी, गाना खत्म हुआ तो आई और अपने घुटनों के बल बैठ गई उनके सामने, हाथ जोड़ कर बोली कि आप ये बताइए कि आप महेंद्र मिश्र जी से गांव के हैं या उनसे आपने सीखा है? तो वो बोले कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो नहीं, आप बताओ, आप अपना परिचय दो। फिर तब बाद में बताया कि मैं ही महेंद्र मिश्र हूँ। इतना सुनने के बाद वो बस अब राम और सबरी वाली स्थिति आ गई, पैरों पे गिर गए, उसका अश्रुधार रुकने का नाम नहीं रहे थे। बोले गुरुजी आप हमें अपनी आप हमें स्वीकार कर लो शिष्य आपने। तो बोले कि सुनो, एक शर्त पे स्वीकार कर लूँगा, मुझे पहले गुरुदक्षिणा चाहिए। तो उसने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया कि इतना मेरी संपत्ति है, जब जो चाहे ले लो, आप सब ले लो, लेकिन शिष्य अस्वीकार करो। बोले कि हमें संपत्ति नहीं चाहिए, संपत्ति तो बहुत है। ऐसा करो, हम लोगों को 15-20 दिन रुकने का ठिकाना चाहिए, हम लोग 17 लोग हैं, हम लोगों को अपने यहाँ शरण दे दो, हम लोग रहेंगे, इसी बीच में हम तुम्हारी ये मनोकामना भी पूरी कर देंगे, तुम्हें सिखा देंगे। फिर वो लोग रहे, 15-16 दिन रहे। उसके बाद से फिर इन लोगों ने पोस्ट ऑफिस लूटा। ये नोट छापने के पहले की घटना है, ये लूटा और वहाँ से लोग भागे। पुलिस ने पीछा किया, एक क्यूल जंक्शन है बहुत बड़ा बिहार में, वहाँ पर पुलिस ने पकड़ लिया ट्रेन को, और उसमें से 4-5 लोग भागे तो उनको गोली लगी, वो लोग मर गए, स्पॉट डेथ हो गया उन लोगों का, और कुछ लोग पकड़े गए। लेकिन महेंद्र मिश्र जी को गार्ड के डब्बे से लेकर के इंजन तक खोजते रह गए, लोग कहीं नहीं मिले। अब बताइए, ये तो कहीं इंटरनेट पर नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनके जीवन को लोग समझे कि ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है, जिसका कोई मतलब अद्भुत उदाहरण है, वो दूसरा है नहीं। सब लोगों ने दिया है, सबका है, ऐसे लोगों का भी सामने आना चाहिए, देखना चाहिए कि उन्होंने कितना रिस्क उठा करके काम किया। तो हम लोगों ने पिछली बार, हमारे पिताजी ने लिखा था वित्त मंत्री जी को कि भाई उन्हें भारतीय मुद्रा का जनक वो किया जाए। फिर रिजर्व बैंक से चिट्ठी भी आई कि हम लोग उनका मूर्ति जो है, हम लोगों ने मांग किया था कि उनकी मूर्ति आप लगवाइए, सभी बैंकों में लगवाइए, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहाँ लगे, रिजर्व बैंक में लगे। तो इस पर उन लोगों का जवाब है कि हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन नोट पर और फोटो उनका है और सिक्के पर उनका तस्वीर अंकित हो, इसके लिए भारत सरकार से क्या क्या उसका नियम है, तो उसके लिए भी हम लोग लगे हैं। क्योंकि उन्होंने वो काम किया है, पहले आदमी थे, तो होना चाहिए उनका। ऐसा क्यों आपको लगता है कि मतलब उस टाइम से, क्योंकि उन्होंने इतना योगदान दिया आज़ादी में, अपने गीतों के ज़रिए लोगों को जागरूक करा है, क्यों नहीं हो पाया उनका नाम इतना ज़्यादा? क्या ऐसा रहा हो? अब देखिए, बहुत सारी चीज़ों को तो छिपाने के लिए बहुत सारे लोग लगे रहे, बहुत सी चीज़ें छिपी थी, आज उजागर हो रही हैं। ठीक है, तो हमारे देश में उस समय लोगों की क्या मानसिकता थी, इसको कहने का समय नहीं है, ये तो सब जग जाहिर हो चुका है। और यदि महेंद्र मिश्र जी को किसी को भी जानना है कि महेंद्र मिश्र जी ने देश के लिए क्या किया है और कितना किया है, तो आज भी बिहार CID के पास वो फाइल है, जिसे हम लोग हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें बहुत जल्द मिल भी जाएगा। तो CID के ऑफिस में जो उनका 12-15 किलो के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वो फाइलें हैं, इतनी हैं, लाल कपड़े में बंधा हुआ है। कोई जाकर के उसका अध्ययन करे तो पता चलेगा कि उन्होंने नोट छापने के अलावा और क्या क्या किया है देश के लिए। फिर आंखें खुलेंगी कि उनसे बड़ा कौन क्रांतिकारी फिर सामने उभर कर आता है। तो अगर जैसे कि आपने बताया कि आप कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल पाए उनके बारे में, और अगर ऐसा हो गया, उनके ऊपर कोई मूवी बनती है या फिर कोई किताब लिखी जाती है या फिर बच्चों को पढ़ाया जाता है। किताब बहुत सारी लिखी गई हैं और बहुत सारी लिखी जाएंगी और मूवी भी बने, इसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। अगर स्कूलों में कोई ऐसा चैप्टर ऐड कर दिया जाए उनके लाइफ। स्कूल का नाम नहीं है तो मेरे ख्याल से 7वीं-8वीं क्लास में एक पूर्वी करके किताब CBSE ने डाला है। अब देखिए कितने दुख की बात है कि आपने पूर्वी डाल दिया, और पूर्वी का आपने लिखा भी कंसेंट उसमें दे भी रहे हैं कि पूर्वी लिया क्यों, ये दे रहे हैं, लेकिन कम से कम भैया पूर्वी के नाम पे पूर्वी नाम दिया किताब का, तो पूर्वी के जनक को का भी के विषय में तो बता दो उसमें एक पेज में, इसमें क्या जाता है। मैंने लिख करके दिया, NCERT को आज तक जवाब नहीं आया उसका। तो ये बहुत ज़रूरी है कि याद रखा जाए, जो योगदान उन्होंने करा है ये याद रखा जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मान लीजिए कभी भी जब नहीं रहेंगे तो होगा ना कि हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 से 2029 तक जो भी है उनका समय रहेगा, उन्होंने क्या किया रहेगा कि नहीं, सबके सामने इंटरनेट का जो रहेगा, तो वो लोग भी करके उनका रहना चाहिए ना सामने, सबके जानना चाहिए कि हमारे लोगों ने देश के लिए क्या क्या किया है।
हम यही आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पंडित महेंद्र मिश्र जी के बारे में जानें। और हमारे साथ इस वक्त विनय कुमार मिश्र जी मौजूद थे, जो कि महेंद्र मिश्र जी के परपौत्र हैं, और उनसे हमें काफ़ी सारी जानकारी मिली है कि किस तरीके से महेंद्र मिश्र जी ने आज़ादी के आंदोलन से लेकर भोजपुरी गीत की शुरुआत उन्होंने करी और काफ़ी सारा योगदान देश को दिया है। अब ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि जो योगदान उन्होंने दिया है एटलीस्ट उसे रिकॉग्निशन मिले। अब आप लोगों को क्या लगता है, महेंद्र मिश्र जी की ये जीवन के बारे में जो हमें पता चली हैं, अनसुने राज हमें पता चले हैं, वो आपको कैसे लगे हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को सभी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।